concept of beauty in music. जैसे आप जानते हैं जितनी भी कलाएं होती हैं, चाहे वो वास्तुकला हो, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, इसमें सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए कुछ न कुछ साधनों का प्रयोग किया ही जाता है। भाषा में सुंदरता के लिए हम देख सकते हैं छंद, अलंकार, उपमा, इन चीज़ों का प्रयोग। भवन या स्थापत्य कला में खुदाई, कटाई, मीनाकारी, नक्काशी, इसका प्रयोग। चित्रकला में रंगों का प्रयोग। तो इस तरह से हर कलाओं की सौंदर्य उत्पत्ति के उनके अपने साधन होते हैं। तो इसी तरीके से संगीत के भी अपने साधन हैं जो कि सौंदर्योत्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। आज हम उन्हीं साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ चर्चाएं प्रथम भाग में करेंगे इस व्याख्यान के, और कुछ चर्चाएं इसके अगले भाग में करेंगे। तो जो राग सौंदर्योत्पत्ति के प्रमुख जो साधन हैं, उसमें एक है राग के लक्षण। राग के कुल 10 लक्षण माने गए हैं। वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं? ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, औडव तथा षाडव। ये किस तरह से सौंदर्य की उत्पत्ति करने में सहायक सिद्ध होते हैं, ये हम देखते हैं। पहली बात करते हैं हम ग्रह स्वर की। ग्रह स्वर किसे कहते हैं? ग्रह स्वर वो है जिस स्वर से गायन अथवा वादन उसका प्रारंभ किया जाता है। वैसे तो षडज या सा को ही मानते हैं कि किसी राग का यह प्रारंभिक स्वर है, लेकिन कई बार कई रागों में सा के अलावा अन्य स्वर प्रारंभिक स्वर के रूप में स्थापित देखे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखें राग बिहाग, इसमें सागामा की जगह में नी से शुरू करके निसागामा लेते हैं। इसी तरह से या राग यमन सारेगामा सारेगा, इस तरह का अंग ना लेके इसको भी नी से शुरू करके नीरेगा, नीरेगामा, इस तरह से निषाद से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे अपना ग्रह स्वर अलग हो गया। तो ये भी मतलब सौंदर्य सृष्टि में, सौंदर्योत्पत्ति में सहायक सिद्ध होता है। अब एक होता है दूसरा अंश स्वर। अंश स्वर कहा जाता है कि जिसमें राग या रंजकता जिस स्वर में रहती है, मतलब जो स्वर राग और रंजकता का आवास हो, उसे अंश स्वर कहते हैं। और ये राग की उत्पत्ति, राग की रस की उत्पत्ति का मुख्य अंग माना जाता है। यह स्वर राग का प्राण होता है। अंश स्वर एक से अधिक भी हो सकते हैं। कई रागों में हम एक से अधिक महत्वपूर्ण स्वर पाते हैं, जिसको सेंटर मान के, जिसको केंद्र मानकर हम आलाप करते हैं। इसके बाद आता है न्यास, अपन्यास। भाषा में हम देखते हैं कि विराम चिन्हों का, कॉमा का, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी तरह से संगीत में भी न्यास और अपन्यास संगीत की भाषा में, संगीत में किस स्वरों पर ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, यह दर्शाता है। कई बार स्वरों के ठहराव से राग भिन्न भी हो जाती है। उदाहरण के रूप में पूरिया और मारवा आप देख सकते हैं। राग पूरिया में जो स्वरों का ठहराव होता है वो निषाद और ऋषभ पे निषाद और कंधार पे ज़्यादा होता है,
और राग मारवा में जो स्वर का ठहराव होता है वो ऋषभ और धैवत पे ज़्यादा होता है। सिर्फ ठहराव के कारण ही दोनों रागों का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए न्यास और अपन्यास जो राग लक्षण का एक अंग है, इसकी भी बहुत आवश्यकता होती है राग की सौंदर्योत्पत्ति करने में। आगे आता है लक्षण तार मंद्र। 3 सप्तक आप जानते हैं, मंद्र, मध्य और तार होते हैं। इसमें कई राग ऐसी होती हैं जिन्हें मंद्र सप्तक में कर विस्तार किया जाए तो सौंदर्य की सृष्टि ज़्यादा होती है मंद्र मध्य के बीच में। और कुछ राग ऐसे होते हैं जिसमें अपन अगर मध्य और तार सप्तक के बीच में विस्तार करें तो उनमें सौंदर्य सृष्टि अधिक होती है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप, जैसे मारवा, दरबारी, कांधड़ा, पुरिया, इसको अगर अपन मंद्र मध्य सप्तक के इसके बीच में विस्तार करें तो ये राग अधिक सौंदर्य उत्पत्ति करेंगे। और अगर हम जैसे सोहनी ले लें, अड़ाना ले लें, इस राग को मध्य और तार सप्तक में अगर विस्तार करें तो ये ज़्यादा सौंदर्य उत्पत्ति करेंगे। इसके बाद अगला लक्षण आता है अल्पत्व और बहुत्व। कई राग में जो स्वर होते हैं वो कम लगते हैं और किसी राग में किसी स्वर का ज़्यादा प्रयोग होता है। अल्पत्व अगर स्वर कम लग रहे हैं तो स्वर कहलाएगा अल्पत्व है, और अगर स्वर कोई ज़्यादा लग रहे हैं तो ये कहेंगे हम उस स्वर का बहुत्व प्रयोग कर रहे हैं। बहुत्व का प्रयोग 2 तरह से कर सकते हैं। आलंघन मतलब बिना उसको लांघे हुए। अगर मान लीजिए रे का हमें बहुत्व करना हो और सारे ग हम बोलेंगे बिना लांघे हुए, इसको बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो उसका कहलाएगा आलंघन। और अभ्यास, बार बार उसको रिपीट करेंगे तो कहलाएगा अभ्यास। इस तरीके से बहुत्व बताएंगे। और अल्पत्व कैसे बताएंगे, उसका लंघन करके, जैसे नीरेगा में सा का लंघन हो गया तो ये कह देंगे सा का इसमें थोड़ा अल्पत्व प्रयोग है। और अनाभ्यास, उसमें बार बार उस पर हम अभ्यास या ठहराव बार बार नहीं करेंगे, तो इस तरीके से उसका अल्पत्व दिखाएंगे। इसे भी पुरिया के उदाहरण से मारवा के समझ सकते हैं। मारवा में तो ग और नी का अल्पत्व है, मारवा में ग और नी का अल्पत्व, रे ध का बहुत्व है। इसके विपरीत पुरिया में ग और नी का बहुत्व और रे और ध का अल्पत्व है। तो ये जो 2 तत्व हैं ये भी सहायक सिद्ध होते हैं राग की सौंदर्योत्पत्ति में। इसके बाद आता है औडव शाडव। ये भी राग लक्षण का एक अंग है। अगर किसी राग में 5 स्वर लग रहे हैं तो वो औडव युक्त राग, औडव जाति के राग, और किसी में 6 स्वर लग रहे हैं तो शाडव जाति के राग। औडव जाति के स्वरों में स्वरों का अंतराल कुछ ज़्यादा होता है और इस अंतराल का भी एक सौंदर्य होता है, जैसे मालकौंस, हिंडौन इत्यादि। और इसमें 6 स्वर लगते हैं, इसका अपना सौंदर्य होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राग लक्षण जो हैं राग के सौंदर्य उत्पन्न करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बिंदु हैं जो राग सौंदर्योत्पत्ति में या संगीत में सौंदर्योत्पत्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज राग लक्षण से किस तरह से सौंदर्योत्पत्ति होती है, इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।